चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। इसका एक और नाम है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। उसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी कई बुक्स के अंदर लिखा होता है, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर एक वर्ड है अनसर्टेनिटी, इसका मतलब क्या है? नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज डिफाइंड, राइट। यानी कि कुछ भी उसमें एरर्स आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, वो एक बार सुनना ध्यान से। हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? देखिए, हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि अगर आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल, ठीक है ना, तो पार्टिकल तो इसलिए क्योंकि उसके पास वेट है, उसके पास मास है, और जब वो मूव करता है तो क्या बन जाता है? वेव बन जाता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, वेवी मोशन जो होता है उसका, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। जब आपका पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप एक ही टाइम पर, आपके पास मान लो कोई टाइम है x, t इक्वल्स टू x है, मान लो कुछ x सेकंड बोल लीजिए, मान लीजिए। एक फिक्स टाइम पर आप इसकी पोजीशन और इसका वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एरर्स या अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी, ये बोलता है हाइजेनबर्ग। जैसे मान लो एक पंखा घूम रहा है, ठीक है, ये पंखा घूम रहा है, तो इसकी जो पंखुड़ियां हैं, इसके जो फ्लैप्स हैं, आप या तो एक टाइम पर इसकी पोजीशन बता सकते हो कि यहां पर होगा या फिर यहां पे होगा, या फिर आप इसकी स्पीड बता सकते हो। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ना इस टाइम पे? नहीं, स्पीड का कांस्टेंट रहेगी, अपन कम ज्यादा कर सकते हैं ना। मान लो तुम ऊपर देख रहे हो, मैंने एक करके दो कर दी, फिर मैंने तीन कर दी, मैंने चार कर दी। और अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट भी अगर है, तो कितनी स्पीड है वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? विद पोजीशन। ये ऐसे कह रहा है कि भाई पोजीशन और वेलोसिटी दोनों निकालना पॉसिबल है, लेकिन सेपरेटली पॉसिबल है, एक साथ नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होती है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट तो हमारी बात मान, लेकिन पोजीशन तो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना, तो प्रिंसिपल आप कैसे लगाओगे? मतलब वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ टाइनी मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। बात समझ में आ रही है? ये कहा था हाइजेनबर्ग ने, इसका फॉर्मूला भी दिया था उसने। तो सेकंड इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट तो ये है कि इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आगे हाँ लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, we cannot determine the position, we cannot determine the position and velocity, we cannot determine the position and velocity of a tiny moving particle, simultaneously ठीक है। तो एक ही समय पर आप किसी भी मूव करते हुए पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, टू प्रूव हिज स्टेटमेंट he gave a relation with position and velocity, हाँ, between position and velocity।
और रिलेशन क्या था वो देखो, फॉर्मूला के फॉर्म में था, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और फिर कौन सी चीज क्या है वो देख लो आप। डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एक्स तो क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू याद है इसकी हाँ कितनी, 6.62 into 10 to the power minus 34 क्या आगे यूनिट joules per second। जूल सेकंड पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, और ये कांस्टेंट। अनसर्टेनिटी मतलब समझ गए, एरर। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। Sorry. अब देखिए, अब इसमें हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है। तो p की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा mv ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखो m का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय m, मास होता है, और v मतलब वेलोसिटी। तो ये मास है और ये वेलोसिटी है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट पे इंस्टेंट। डेल्टा मतलब होता है नॉर्मली, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। भाई किसी भी तरह का चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि G2 और G1 में चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G। भाई फाइनल कुछ था, इनिशियल कुछ था, दोनों में डिफरेंस कितना है, डेल्टा G हो गया, चेंज हो रहा है। तो डेल्टा किसको होता है, चेंज को। एक बात मुझे बताओ कि किसी भी पार्टिकल का मास कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मास मस्ट बी कांस्टेंट, इसलिए ये फॉर्मूला कैसे आप वो करोगे, कंटिन्यू करोगे, दैट इज डेल्टा x इनटू m डेल्टा p। मास को आपने उससे हटा दिया क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, वो स्टैटिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो नया फॉर्मूला क्या मिला अपन को, दैट इज डेल्टा x इनटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और इसमें सबको तुम जानते ही हो, डेल्टा v का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी। लिख लो इसको, m मतलब हो गया मास ऑफ पार्टिकल। तो ये है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो पिरामिड टाइप में, ऑब्जेक्ट जो पिरामिड के टाइप में है, पिरामिड और ट्रायंगल टाइप, ट्रायंगल टाइप में, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का मिक्सचर, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तक शेप है, उसको कैसे डिफाइन करूं। स्पेक्ट्रम शेप थोड़ी है, स्पेक्ट्रम एक टर्म है जो रेज लाइट रेज होती है ना, उसके लिए अपन यूज करते हैं। एक्चुअली है होता क्या है, जैसे तुमको पता नहीं मालूम है कि नहीं, जैसे एक जैसे मान लीजिए व्हाइट लाइट है, दिस इज योर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जानते हो ना, हाँ जो भी जैसे लाइट निकल रही है इसमें से, या जो भी लाइट आती है व्हाइट लाइट, 7 कलर्स का मिक्सचर है ना। इसको अगर आप एक प्रिज्म में से पास करो, अच्छा ये होता है ना प्रिज्म, हाँ भूल गया। ठीक है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कर रहे हो ना, इसको प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म बोलते हैं। दिस इज योर प्रिज्म,
तो जब आप इस एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हो तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, समझ रहे हो? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जानते हो उस बात को कि व्हाइट लाइट इन 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। तो इन 7 कलर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ ए व्हाइट लाइट। समझ रहे हो? जब लो प्रेशर पे आप हाइड्रोजन को डिस्चार्ज करते हो ना, हाइड्रोजन गैस को जब डिस्चार्ज करते हो तो वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लो प्रेशर में बहुत लो प्रेशर, मतलब अभी प्रेशर 180 है, लो नहीं है ये। स्पेस में जाओ वहां पे लो प्रेशर है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना? जब हाइड्रोजन को लो प्रेशर पे डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, तब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में वो लाइट एमिट करती है। कौन सा लाइट? ये लाइट, जिसमें कितने ग्रुप होते हैं? 7 कलर के ग्रुप होता है। उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हाइड्रोजन की वजह से स्पेक्ट्रम बन रहा है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो व्हेनेवर वी डिस्चार्ज हाइड्रोजन गैस इन अ लो प्रेशर, that hydrogen will convert itself into atomic form and those atoms emits light rays called hydrogen spectrum। क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप लो प्रेशर लगाते हो तो हाइड्रोजन एटम को चाहिए स्टेबिलिटी, जुड़ के। H2 गैस का मतलब क्या होता है? H2 गैस अगर आप देखें तो H बॉन्ड H होता है, लो प्रेशर में ये बॉन्ड रहता नहीं है, तो एटम बन गया ना। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज्यादा एटम का ग्रुपिंग, जो कि H2 के अंदर है आराम से। आपने बॉन्ड ही जब बीच में ब्रेक कर दिया या फिर टूटे किसी भी रीजन से, दोनों सेपरेट हो गए ना, एटम हो गए। एटम तो हो गया, ग्लो क्यों कर रहा है? ग्लो क्यों कर रहा है? कहाँ पे? सराउंडिंग में तो है ना। सराउंडिंग में एनर्जी नहीं है? सराउंडिंग में एनर्जी नहीं होती है तो एनर्जी को वो गेन करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर एमिट करता है। आपको आपने सुना होगा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसने जो एब्जॉर्ब की, कहाँ खा गया क्या वो? एमिट करती है उसने। हम लोग जब खाना खाते हैं अपन क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं अपन, बाद में खर्च करते हैं उसको। ये चीज तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम। तो वही काम ये कर रहा था। जब ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी उसने क्या किया? एब्जॉर्ब करी आसपास से, फिर एमिट करना शुरू कर दिया। तो क्या मिल गया उसको? स्पेक्ट्रम मिल गया। तो ये बात स्टेटमेंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। पहला पॉइंट में लिखिए, व्हेन hydrogen gas is discharged, when a hydrogen gas is discharged at low pressure, at low pressure, at low pressure, it convert itself into atomic form. It convert itself into atomic form and emits radiation and emits radiation and due to this a group of 7 colors generates this time called spectrum, called spectrum. Called spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से हो रहा था।
ठीक है। ये बताओ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं, समझ में आया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट में लिखिए, मैनी साइंटिस्ट studied this hydrogen atom and his spectrum and his spectrum and हाइड्रोजन एटम and his spectrum and found out a way found out a way found out a way अवे या फिर अवे a way एक तरीका हाँ अवे a way for the calculation of wavelength of each spectrum स्पेक्ट्रम ठीक है। चलो अब हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम मेरे साथ बनाओ, उसको मिटा दो। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखना सारे तरीके हमको समझ में आएंगे। किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, शेल्स ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। जैसे तुम्हारा घर ऑर्बिट है, हाँ और जो कमरे बना रखे हैं जिसमें तुम रहते हो ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल्स कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट्स में। लेकिन अगर मोटा मोटा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल में रहते हैं। हम भी तो ये बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मैं कमरे में रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, ठीक है। लेकिन घर में कमरा तो वही। ठीक है जी, ये डायग्राम बनाया अपन ने, उसे करेंगे लेबलिंग। सारे ऑर्बिट में से करना है सारे ऑर्बिट्स में से करना है 6 बार। जैसे फर्स्ट बार हो गया पूरा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब 2-3 बार हो जाओ। जगह है कर देंगे छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं है। तुम थोड़ा छोटा छोटा बना लेना, इसलिए डायग्राम मैंने बना बड़ा मेरे हिसाब से।
थोड़ा सा बड़ा कर लो तो हो जाएगा जगह उसमें। थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। कितने ऑर्बिट्स बनाने कितने ऑर्बिट बनाने? कितने बनाने हैं गिन लो। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9। एक चलो उसको पहले समझो। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये 6 साइंटिस्ट थे देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री। ये 6 साइंटिस्ट हैं। इन 6 ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पे स्टडी किया और अपनी अपनी थ्योरीज दी। ठीक है, और क्या बोला कि सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है ना। ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से कहीं भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और किसी भी ऑर्बिट के अंदर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकता हूं, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन कम फ्रॉम इंफिनिटी एंड कैन रिसाइड इन एनी ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्यों नहीं आया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों आता है? कब से आने लग गया न्यूक्लियस में? मतलब क्यों नहीं आता, यही तो पूछा। क्यों नहीं आता? सबसे बहुत बढ़िया बात पूछी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन को मारो गोली। तुम एक टेनिस बॉल लो, उस टेनिस बॉल को धागे से बांधो और फिर घुमाओ, उसको पकड़ के, तब एक हैंड पकड़ के उसको घुमाओ घुमाओ, तो बॉल को जाना चाहिए ना बाहर। छोड़ोगे तो बॉल जाएगी, लेकिन नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि तुमने पकड़ कर रखा है। ये मानना वाला मुझसे छूट गई। हाँ, तब तो जाएगी। तो जाएगी, पर क्या पता दूसरे उसके एटम के न्यूक्लियस में चले जाए, तब तो जा सकती है। जा सकती है। मैं से कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो हमेशा मोशन में रहता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो वो भी घूमता घूमता अपने उसमें स्पिन करता हुआ आ रहा है ना, ये तो चल के आ रहा है सब मजे से, घूमता घूमता आ रहा है, स्पिन करता हुआ आ रहा है, मोशन करता हुआ आ रहा है। तो जब वो आएगा तो वो उसकी नेचर क्या है कि वो उसको इसमें जाके चिपक जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो घूमता हुआ आ रहा है तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो उसके साथ चिपकने से रोकता है उसको।
इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मूव करता है तो दो तरह का मोशन करता है वो, एक तो ऐसा और एक ऐसा। ऐसा किस लिए? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, और ये कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज्यादा हो जाता है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए वो उसके पास चमक नहीं पा रहा, क्योंकि वो जाना चाहता है उधर, लेकिन अट्रैक्शन इसको बार बार इधर 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 लेके आ रही है। समझे अभी बात? ये जाना चाहता है सीधा, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से इधर मुड़ गया, फिर जाना चाहता सीधा इधर मुड़ गया, जाना चाहता सीधा इधर मुड़ गया। मतलब उसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? सीधा है, बट खींच कौन रहा है? ये अगर यहाँ से मान लो आप बोल रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, वो कभी बढ़ नहीं सकता। कौन? अट्रैक्शन फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं हो सकता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। नहीं, कम हो सकता है जब इसके क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। मान लो फिर इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के दूसरे एटम के पास जा रहा हाँ है ना, स्पीड से जा रहा है ना, हाँ है ना। अब यूं मान लो उस एटम के न्यूक्लियस में चला जाए हाँ, चला जाए, जा सकता तो क्या होगा? तो जाएगा तो भी सेम प्रिंसिपल, जाना था सीधा, लेकिन अट्रैक्शन रोक लिया, वापस सेम सर्कल घूमने लग गया। जाएगा वो सीधा ही, ठीक है, बट अट्रैक्शन की वजह से इसका मोशन कैसा रहता है? सर्कुलर, रिवॉल्व करने जाता है। हाँ, तो क्या कह रहे थे अपन? हाँ, मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, और वो कहीं से भी आ सकता है, पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इन्फिनिटी से कहीं भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहां पर? किसी भी एक ऑर्बिट में रहेगा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि वो जिस भी ऑर्बिट में गया ना, तो फर्स्ट में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, किसी में भी। जैसे कि लाइमन में देखो, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है लेकिन जा रहा है फर्स्ट में, रुक रहा है फर्स्ट में। बामर में देखो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, रुक रहा है सेकंड में। पास्टल में कहीं से भी आ रहा है, रुक रहा है थर्ड में, है ना। तो कहीं भी रुके, उसके अनुसार अपन क्या डिसाइड करते हैं? उसकी सीरीज डिसाइड करते हैं। ये सब सारी क्या स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस तो अपन क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। और ये सीरीज 6 प्रकार की होती है: लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। पास में आ गई? और इस सीरीज का काम क्या है? इन सीरीज के माध्यम से साइंटिस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ईच स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जहां पे आ रहा है वो उसका ग्राउंड स्टेट है कि नहीं है? हाँ। और जहां से वो आ रहा है वो उसका एक्साइटेड स्टेट है कि नहीं है? कौन सा स्टेट? एक्साइटेड। हाँ। तो एक्साइटेड से इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड की तरफ ही मूव करता है, तो जब वो ग्राउंड पे आ गया तो वहां पे रुक जाता है, फिर वो उसके बाद मूव नहीं करता, फिर घूमता रहता है। बात में आ गई? तब अपन जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आया तब उसका वेवलेंथ क्या था वो निकाल के बताओ, इसलिए अपन नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट जो लिखोगे आप, दैट इज 6 टाइप ऑफ सीरीज हैज बीन डिस्कवर्ड when electron moves from क्यू में क्यों नहीं रुकते इलेक्ट्रॉन? क्यू में क्यों नहीं रुकते? कौन सा क्यू? ऑर्बिट, क्यू ऑर्बिट। अरे वो बताऊंगा, तू रीजन देता हूँ, सबका रीजन देंगे आप। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। हाँ, क्या पूछ रहे हो तुम कि क्यू में क्यों नहीं रुकता, पीते ही क्यों रुका? ठीक है, बढ़िया सवाल पूछा तुमने। एक बात मुझे बताओ, न्यूक्लियस हमें सेंटर में है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अटैक के रखना अपने पास, पकड़ के रखना, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। जब आप एक एक ऑर्बिट छोड़ते जा रहे हो तो क्या आप अट्रैक्शन को कम नहीं कर रहे? कर रहे हो। जब आप क्यू तक आ गए तो क्या डिस्टेंस ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा कम का होगा, क्यू में आता तो कम होगा ना, आर से क्यू में आता तो कम होगा। अच्छा, के से क्यू में जाते हो, ठीक, कम हुआ ना या ज्यादा हुआ? कम।
न्यूक्लियस से आप क्यू में आ गए। हाँ, ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ ना डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास क्षमता है उसको रोकने की। जब डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया, कहां तक अट्रैक्शन लगाएगा वो, उसकी भी लिमिट है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकता ही नहीं है। इसमें क्या पी में भी मुश्किल से रुकता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन ही जब नहीं है तो स्टडी करने का मतलब कि जब वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द हाई डिस्टेंस एंड लेस स्टेबिलिटी वी कैन नॉट स्टडी द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग क्यू शेल, ठीक है। चलिए, तो 6 टाइप की आपकी सीरीज है और जो डिस्कवर किया चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड टू ग्राउंड मूव करता है तब अपन उसकी स्टडी करते हैं, क्या करने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। और वेवलेंथ निकालने के लिए एक साइंटिस्ट है रेडबर्ग। हां, कौन सा एक्सपेरिमेंट? का एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है, मतलब ये कौन से वो क्या कौन सा बोल, प्रिंसिपल? ये अपना प्रिंसिपल नहीं है, ये हाइड्रोस्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं हम लोग, अच्छा, ठीक है। चलो, तो कैलकुलेट वेवलेंथ, रेडबर्ग, इसका नाम याद रखना, रेडबर्ग प्रपोज्ड ए फॉर्मूला, तो इन मेरे फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल लो तो फॉर्मूला बिल्कुल, मतलब वेवलेंथ बिल्कुल सही निकलेगी। तो लोगों ने बात, ठीक है, बताओ फॉर्मूला बताओ क्या है। तो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से, 1/λ इज इक्वल्स टू RH into 1/n1² minus 1/n2²। यह है रेडबर्ग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, RH का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना, दैट इज RH इज इक्वल्स टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। N1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर रुकता है, और N2 का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। जब ये सारी चीजें याद रहेंगी तभी अपन वेवलेंथ, इसका सिंबल होता है लैम्डा, निकाल सकते हैं। तो सारा नोट करो, 1-2 पॉइंट और इसमें। वीडियो देखते हो कि नहीं देखते? आती नहीं है। आती नहीं मतलब, और लिंक भेज तो रखा है मैंने। तो उस पर से कौन दूसरे क्रैश कोर्स वगैरह आ जाते हैं यूट्यूब के, वीडियोस के लिंक ही नहीं भेजते आप। अभी लाया क्या फोन, तुम्हारे नंबर पर मैसेज कर लिंक भेज दूंगा। ग्रुप पे भी तुम नहीं आते, ग्रुप पे पढ़ते हो कुछ? ग्रुप पे आया ही नहीं मैसेज। ग्रुप पे लास्ट मैसेज वही आया था जो आपने भेजा था उस दिन, पिछले चैप्टर। तो आज भेज दूंगा। तो 6 सीरीज की अगर बात करें तो पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। देखो, हर सीरीज के अंदर आपको 2 चीजें देखनी है बस। क्या देखना है, एक तो N1 क्या है और एक N2 क्या है। N1 हमेशा, N1 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और N2 को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो N1 हमेशा क्या होगा, 1 लाइमन में, और N2 हमेशा क्या होगा, 1 तो नहीं होगा, है 1 तो नहीं होगा। तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और इस तरह से इंफिनिटी तक। अच्छा, समझे। बात करें अगर बामर सीरीज की, तो बताओ बामर सीरीज के अंदर N1 N2 क्या होगा, N1 हमेशा होगा 2, और N2 ना 1 होगा ना 2 होगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 5 6 इस तरह से सब में ऐसे लिखना है आपको। फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन सीरीज की, तो इसका N1 हमेशा हो जाएगा 3, और N2 हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं। ब्रैकेट सीरीज में N1 हमेशा हो जाएगा 4,
और n2 हमेशा होगा आपका 5 से स्टार्ट इन्फिनिटी। इस तरह के आगे लिख लो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है खत्म।